हेलो एंड वेलकम टू लर्निंग सेशन। अगर आप केवाईसी और एएमएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज इसमें हम करने वाले हैं केवाईसी से रिलेटेड चैप्टर 9 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो आप अगर ये फुल कोर्स डिटेल में प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप हमारा लर्निंग सेशन आईआईबीएफ एग्जाम ऐप डाउनलोड कीजिए और उससे आप हमारा कोर्स परचेज कर सकते हैं, जिसमें हमने फुल कोर्स जो है डिटेल में कवर कराया है। हिंदी इंग्लिश मिक्स लैंग्वेज की वीडियोस हैं, आपको इजीली समझ आएगा एंड फुल कंटेंट कवर करवाया। साथ में हम आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं और क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारे ऐप पे आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट, कंसेप्चुअल वीडियो सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। और आप ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे हम आपको जो भी कोर्सेज आ रहे हैं उसके अपडेट्स देंगे, नोट्स प्रोवाइड करेंगे। तो ये भी टेलीग्राम चैनल आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहने वाला है। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। तो देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मनी लॉन्ड्रिंग रिस्क अक्रॉस जुरिसडिक्शन इज करेक्ट। तो हमें ये बताना है कि मनी लॉन्ड्रिंग का जो रिस्क है अक्रॉस जुरिसडिक्शन मीन्स कंट्री, एक कंट्री की बाउंड्री के बाहर जो मनी लॉन्ड्रिंग का रिस्क है उसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो सबसे पहले बोला है कि मनी लॉन्ड्रिंग रिस्क जो है फाइनेंशियल रेगुलेटरी रेजीम से अफेक्ट नहीं होता। फिर उन्होंने बोला है मनी मूविंग इलीगल फंड अक्रॉस jurisdiction provide a safer cover for criminal by complicating the traceability of fund. Then moving fund within same jurisdiction increases the safety of criminals. तो और ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसमें से हमें बताना है कि करेक्ट क्या है। तो हम देखते हैं इनकरेक्ट कौन कौन सी चीजें हैं। सबसे पहले मनी लॉन्ड्रिंग का रिस्क फाइनेंशियल रिजीम से बहुत ज्यादा अफेक्ट होता है, बिकॉज क्रिमिनल्स जो है इसी चीज को एक्सप्लॉइट करते हैं, इसलिए ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट, राइट। देन ऑप्शन सी देखो, मूविंग फंड विद इन द सेम जुरिस्डिक्शन इंक्रीजेज सेफ्टी ऑफ क्रिमिनल। सेम जुरिस्डिक्शन में करने से सेफ्टी इंक्रीज होती है या मल्टीपल जुरिस्डिक्शन में, तो मल्टीपल में करते हैं तब उनकी सेफ्टी इंक्रीज होती है, तो ये भी गलत है। देन अगर दो ऑप्शन गलत हो गए और ऑप्शन बी जो है हमारा कि मूविंग फंड अक्रॉस जुरिस्डिक्शन प्रोवाइड अ सेफर कवर टू क्रिमिनल, उनको सेफर कवर मिल जाता है क्योंकि फंड्स ट्रेस करने मुश्किल हो जाते हैं, इसलिए ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर, जो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरियन फॉर प्लेसिंग अ कंट्री अंडर एफएटीएफ रिव्यू। एफएटीएफ रिव्यू के अंदर कौन कंट्री को एंटर करने का कौन सा क्राइटेरिया नहीं है। सबसे पहला, अचीविंग पुअर रिजल्ट ऑन अ म्यूचुअल इवेल्युएशन। अगर एक कंट्री को म्यूचुअल इवेल्युएशन में पुअर रिजल्ट मिलता है तो उसकी एफएटीएफ रिव्यू होगी, तो दिस इज अ राइट क्राइटेरिया, है ना। फिर अ लॉ और मॉडरेट लेवल ऑफ इफेक्टिवनेस फॉर मेजोरिटी ऑफ इमीडिएट आउटकम। अगर इमीडिएट आउटकम्स पे लॉ और मॉडरेट लेवल ऑफ इफेक्टिवनेस मिलती है तब भी ये कंट्री जो है एफएटीएफ के रिव्यू के अंदर जाती है। और फिर आता है ऑप्शन सी, बीइंग रेटेड कंप्लायंट ऑन ऑल एफएटीएफ रिकमेंडेशन। अगर एक कंट्री एफएटीएफ की सारी रिकमेंडेशन को अच्छे से फॉलो कर रही है तो उस पर एफएटीएफ रिव्यू नहीं लगेगा, राइट। तो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर कि अगर सारे रिकमेंडेशन में अच्छे से कंप्लायंट है देन एफएटीएफ रिव्यू नहीं लगेगा उस पर। और ऑप्शन डी फिर ऑटोमेटिकली इनकरेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एफएटीएफ ब्लैकलिस्ट इन रिलेशन टू हाई रिस्क जुरिस्डिक्शन। तो ब्लैकलिस्ट का मीनिंग क्या था कि वो कंट्रीज जहां पर स्ट्रेटेजिक क्या है डेफिशिएंसीज हैं इन देयर एएमएल फ्रेमवर्क एंड दे आर नॉट रेडी टू कोऑपरेट, और वहां पे फिर काउंटर मेजर लेने की नीड है। ब्लैकलिस्ट कौन सी थी जहाँ पे काउंटर मेजर लेने की नीड अराइज होती है। तो उन्होंने बोला कि सिग्निफिकेंस क्या है एफएटीएफ की ब्लैकलिस्ट की। तो सबसे पहले, इट रेफर्स टू जुरिस्डिक्शन विद स्ट्रॉन्ग एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। तो अभी मैंने मीनिंग बताया तो ये तो उससे कंप्लीटली कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। इट इज द लिस्ट ऑफ जुरिस्डिक्शन अंडर इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग फॉर माइनर डेफिशिएंसीज। माइनर डेफिशिएंसीज या स्ट्रेटेजिक मेजर डेफिशिएंसी होती है, इसमें मेजर डेफिशिएंसीज होती हैं। देन it identifies country with major deficiencies in anti-money laundering, terrorism financing and proliferation financial regime. तो this is your करेक्ट आंसर कि मनी ब्लैकलिस्ट कंट्री वो होती है जहां पर क्या होती है मेजर डेफिशिएंसीज होती हैं, राइट।
एंड इट इज यूज टू डिफाइन jurisdiction exempt फ्रॉम इंटरनेशनल सैंक्शन, ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। देन आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज specifically mentioned by FATF as being on the high risk jurisdiction subject to call for action list as of March 2022। तो दो कंट्रीज हमने इस लिस्ट में ऐड की थी, अगर आपको याद हो कौन कौन सी कंट्री थी वो, कौन सी कंट्री थी, ईरान एंड नॉर्थ कोरिया, है ना। तो ऑप्शन बी आ गया आपका, ईरान इज वन ऑफ दोज कंट्रीज। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द primary difference between a country on FATF's blacklist and one under increased monitoring। तो दोनों में फर्क क्या है, रिवाइज करते हैं हम। ब्लैकलिस्ट कंट्री वो होती है जहां पर स्ट्रेटेजिक डेफिशिएंसीज हैं एंड एफएटीएफ को लगता है कि ये कंट्री तो कुछ एक्शन नहीं लेने वाली, हमें ही इनसे मनी लॉन्ड्रिंग से बचने के लिए हमें काउंटर मेजर लेने होंगे। वेयर एज इंक्रीज मॉनिटरिंग वाली कंट्रीज और ग्रे लिस्ट कंट्रीज कौन सी होती हैं, जहां पर डेफिशिएंसीज हैं बट दे आर विलिंग टू वर्क ऑन द इम्प्रूवमेंट एंड वो एफएटीएफ की रिकमेंडेशन को फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा यही मेजर डिफरेंस है, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा कौन सा ऑप्शन सही बनेगा वो हम देखते हैं। कंट्रीज ऑन ब्लैकलिस्ट आर फुली कंप्लायंट, नहीं। कंट्रीज ऑन ब्लैकलिस्ट फेस अ कंप्लीट बैन ऑन ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन while those under monitoring face limited sanction, नहीं, सैंक्शन उनके ऊपर नहीं लगते, सैंक्शन लगते हैं ब्लैकलिस्ट के ऊपर सिर्फ, राइट। Then blacklist comprise country with most severe deficiencies, yes, while country under monitoring are actively addressing their deficiencies, yes, this is the right answer, ठीक है, ये statement completely correct है। Then blacklist contain effective AML regime, तो ये भी incorrect है, तो option C is your correct कि ये main difference है कि एक में क्या है severe deficiency है, दूसरी क्या है actively work कर रही है। So next question is that which of the following is not an indicator of money laundering or terrorist financing risk in a country। तो FATF लिस्टिंग से रिस्क पता लगता है, टैक्स 7 स्टेटस से भी रिस्क पता लगता है, अगर कोई कंट्री टैक्स 7 है तो मतलब मनी लॉन्ड्रिंग का रिस्क है। कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ, इससे मनी लॉन्ड्रिंग का हम कुछ पता नहीं लगा सकते कि कंट्री क्या ग्रो कर रही है, तो दिस इज नॉट एन इंडिकेटर। बट टेररिज्म लोकेशन, नो नो, मतलब हमें मालूम है कि ये कंट्री में टेररिस्ट एक्टिविटी होती है तो भी एक इंडिकेटर है, तो ऑप्शन सी इज नॉट एन इंडिकेटर ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग रिस्क। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछ रहा है आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ एफएटीएफ रिकमेंडेशन ऑन कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग रिलेशनशिप्स। तो कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग रिलेशनशिप क्या था, वेयर अ बैंक टेक बैंकिंग सर्विसेज फ्रॉम अनदर बैंकिंग कंपनी एंड मोस्टली ये क्या होता है क्रॉस बॉर्डर केसेस में होता है, तो ये होती है कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग, राइट। तो उन्होंने बोला है कि एफएटीएफ की रिकमेंडेशन का क्या इम्पैक्ट था, तो ये देख लेते हैं हम। इट इनकरेजेस मोर फ्लेक्सिबल ड्यू डिलिजेंस प्रोसीजर फॉर कंट्रीज अंडर रिव्यू। जो कंट्रीज रिव्यू में है उनके ऊपर फ्लेक्सिबल ड्यू डिलिजेंस होना चाहिए या इनहैंस्ड होना चाहिए, इनहैंस्ड होना चाहिए, तो ऑप्शन 1 इज नॉट करेक्ट। इट एडवाइजेस टू टर्मिनेट रिलेशनशिप विद कंट्रीज अंडर द ब्लैक लिस्ट। तो वो ये भी नहीं कहते कि आप ब्लैक लिस्ट वालों के साथ कंप्लीटली ही टर्मिनेट कर दो, राइट, यू हैव टू टेक सर्टेन मेजर्स व्हाइल यू आर डीलिंग विद देम। Then it emphasizes special attention to financial transaction involving high risk jurisdiction to mitigate ML और FT रिस्क। तो ये करेक्ट है कि एफडीएफ की रिकमेंडेशन क्या बोलती है कि जब आप ऐसी जुरिस्डिक्शन के साथ डील कर रहे हो जहां पर मनी लॉन्ड्रिंग का रिस्क हाई है, तो आप क्या करो, स्पेशल अटेंशन देके चलो उनको, स्पेशल मेजर्स आप लेके चलो, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। एंड देन इट रेकमेंड ओनली इनहैंस्ड मॉनिटरिंग विदाउट रिक्वायरिंग एडिशनल एक्शन ऑन हाई रिस्क कंट्री, ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट इंक्लूडेड इन एफएटीएफ्स ग्रे लिस्ट एज पर मार्च 2022 स्टेटमेंट। तो इसमें से कौन सी कंट्री है जो ग्रे लिस्ट में नहीं थी, तो आपको यहाँ पे एक कंट्री दिख रही होगी, ईरान, राइट। ईरान जो है वो क्या है, एक ब्लैक लिस्ट कंट्री है, तो ये आपका हो गया करेक्ट आंसर। यूएई भी ग्रे में थी, जिम्बाब्वे में ग्रे में थी और अल्बानिया भी ग्रे लिस्ट में थी, राइट।
फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट यूनाइटेड नेशन सैंक्शन इज करेक्ट। तो यूनाइटेड नेशन के सैंक्शन के बारे में हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। दिस ओनली इंक्लूड फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शन, नो, मतलब और भी चीज़ें इसमें होती हैं। दे आर इश्यूड बाय यूनाइटेड नेशन मेंबर स्टेट एंड आर नॉट बाइंडिंग, नहीं, यूनाइटेड नेशन के सैंक्शन जो होते हैं वो बाइंडिंग होते हैं सारे मेंबर्स के ऊपर, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। देन दे में इन्वॉल्व मेजर्स लाइक आर्म एम्बार्गो, ट्रेवल बैन एंड एसेट फ्रीज, ये हमें याद है कि सिर्फ फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाते, फर्दर बिजनेस के ऊपर और भी रिस्ट्रिक्शन वो लगाते हैं, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ये हमने पढ़ा था, राइट। एंड ऑप्शन डी, यूनाइटेड नेशन एक्सक्लूसिवली एड्रेस टेररिज्म फाइनेंसिंग, सिर्फ टेररिज्म फाइनेंसिंग से नहीं डील कर रहे, बाकी फाइनेंशियल क्राइम को भी वो इक्वली इंपॉर्टेंस देते हैं, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैटेगरी ऑफ यूएस सैंक्शन एज मेंशन्ड। तो कौन सी जो है कैटेगरी नहीं है यूएस सैंक्शन की, ये हमें बताना है। सबसे पहला कॉम्प्रिहेंसिव सैंक्शन। कॉम्प्रिहेंसिव सैंक्शन क्या था कि कंप्लीटली उस कंट्री के साथ हम डील नहीं करेंगे। देन सेक्टोरल सेक्शन, सेक्टोरल में क्या था कि एक कंट्री के पर्टिकुलर सेक्टर में हमें लगता है रिस्क ज़्यादा है, तो वहाँ पे हम मना कर देते हैं। देन आता है रीजनल सैंक्शन प्रोग्राम। रीजनल सैंक्शन जैसा हमने कुछ भी नहीं पढ़ा था, राइट, कि आप एक पर्टिकुलर रीजन के साथ ही डील नहीं करोगे, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। नॉन कॉम्प्रिहेंसिव सैंक्शन भी थे, बिकॉज उसमें क्या था, नॉन कॉम्प्रिहेंसिव सैंक्शन आपके हो जाते थे जिसमें हम कह रहे हैं कि पर्टिकुलर एक पर्सन के साथ डील करने से मना कर देते थे, राइट। तो ये आपके 3 ऑप्शन करेक्ट है, बट दिस वन इज इनकरेक्ट, तो ये हो गया। देन क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन 11 क्या कहता है, विच ऑफ द अंडर विच सैंक्शन प्रोग्राम वुड यूएस प्लेस रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू स्पेसिफिक सेक्टर सच एज एनर्जी, डिफेंस और फाइनेंस। तो बताओ कि यूएस से जब सैंक्शन लगा रहा है कि आप पर्टिकुलर एक सेक्टर के साथ डील नहीं करोगे, तो वो कौन सा सैंक्शन हुआ, सेक्टरल सैंक्शन, जो हमने अभी ऊपर मीनिंग देखा उसका, राइट। क्वेश्चन 12 क्या कहता है, द OFAC एडमिनिस्टर्स सैंक्शन टारगेटिंग। OFAC कौन से सैंक्शन को टारगेट करता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन देखते हैं, इंडिविजुअल एंड एंटिटी इन स्पेसिफिक सेक्टर ऑफ सैंक्शन कंट्री, द ओनली कंट्री विद सीवियर ह्यूमन राइट वायलेशन, ओनली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटी, या ओनली कंट्री दैट आर अंडर आर्म एम्बार्गो। तो OFAC का काम कौन से सैंक्शन के साथ डील करना है, तो इसका काम है इंडिविजुअल एंड एंटिटी इन स्पेसिफिक सेक्टर ऑफ सैंक्शन कंट्री। जो कंट्रीज के ऊपर सैंक्शन लगाया है, तो उनके साथ जब उनकी एंटिटी और इंडिविजुअल के साथ डील कर रहे हो, तो उनके ऊपर ये फोकस करता है। क्वेश्चन 13, व्हाट टाइप ऑफ सैंक्शन आर इम्पोज्ड बाय यूके गवर्नमेंट अपार्ट फ्रॉम आर्म्स एम्बार्गो। आर्म्स एम्बार्गो के अलावा यूके में क्या कौन कौन से सैंक्शन लगाए जाते हैं। सबसे पहले ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन ऑन ऑल सिटीजन ऑफ सैंक्शन कंट्री, ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन कंप्लीटली नहीं लगाते वो, ठीक है। देन ट्रेड सैंक्शन ऑन सर्टेन कंट्री सच एज लेबनान, सीरिया एंड ईरान। तो ट्रेड सैंक्शन वो लगाते हैं, दिस इज अ करेक्ट आंसर। एंड प्रोहिबिशन ऑन ऑल फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन विद कंट्रीज लाइक नॉर्थ कोरिया। तो कंप्लीटली सब कुछ नहीं मना करते, कुछ कुछ कंट्रीज जहाँ पे टेररिस्ट एक्टिविटी ज़्यादा होती है, वहाँ पर वो फुली सैंक्शन लगाते हैं ट्रेड के ऊपर, वो भी सिर्फ। सैंक्शन ऑन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग, तो ऐसा भी नहीं होता, तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 14, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अंडर EU आर्म्स एम्बार्गो। यूरोप के आर्म्स एम्बार्गो के अंदर कौन सी कंट्री नहीं है इंक्लूडेड, तो आंसर इज यूनाइटेड स्टेट। ईरान, सीरिया, लेबनान, ये तीनों कंट्रीज ऐसी हैं जो जहाँ पे थोड़ा सा रिस्क हाई रहता है टेररिस्ट एक्टिविटी का, इसलिए इनके ऊपर आर्म्स एम्बार्गो लगाया गया, बट यूनाइटेड स्टेट उसमें इंक्लूडेड नहीं है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन 15 क्या कहता है, व्हाट इज द प्राइमरी रीजन फॉर कैटेगराइजिंग कंट्रीज बेस्ड ऑन देयर ML और FTF रिस्क। तो ये हम क्यों करते हैं, जब हमें पता होगी कौन सी कंट्री में रिस्क हाई है, कौन सी रिस्क फ्री कंट्री है, तो वहां पे हम क्या करेंगे, उस अकॉर्डिंग फिर अपने मेजर्स लेंगे कि इस कंट्री से डील करते वक्त मुझे ज्यादा ध्यान रखना है, यहाँ पे मैं थोड़ा लीनियंट होकर भी चल सकती हूँ, राइट। तो ऑप्शन सी जो मुझे दिख रहा है कि टू फैसिलिटेट टारगेट एंटी मनी लॉन्ड्रिंग मेजर बेस्ड ऑन अ कंट्रीज रिस्क प्रोफाइल, तो यही मेन रीजन होता है कैटेगराइज करने का उनको।
फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रोल ऑफ स्टेटिस्टिकल डेटा इन मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म फाइनेंसिंग रिस्क मैनेजमेंट इज ट्रू। तो बैंक जो है मनी लॉन्ड्रिंग के रिस्क को एनालाइज करने के लिए स्टेटिस्टिकल डेटा का भी यूज करते हैं, बट स्टेटिस्टिकल डेटा जो है वो, उसमें दो चीजें हमें मालूम है कि क्या होती हैं, कि एक तो काफी ज्यादा क्वांटिटी में होगा, बहुत बल्क में डेटा होगा, राइट। एंड सेकंड इज कि डेटा इनकम्प्लीट भी हो सकता है, बिकॉज वी डोंट हैव डिटेल्स ऑफ ऑल द मनी लॉन्ड्रिंग ट्रांजेक्शन, राइट। तो इन दो चीज़ों की वजह से हम क्या करते थे, फिर एफ की रिकमेंडेशन को मान के चलते हैं, यूनाइटेड नेशन के सैंक्शन कंट्री के ध्यान में रख के डील करते हैं। तो ये दो चीज़ें हमारी मेन ड्रॉबैक थे स्टेटिस्टिकल डेटा को यूज़ करने के। तो अभी हमें बताना है कि रोल क्या है स्टेटिस्टिकल डेटा का। So what is the role? Statistical data like money laundered amount and terrorism financing are readily available for all countries. This data is not readily available. यही तो इसका ड्रॉबैक था, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है, स्टेटिस्टिकल डेटा इज ऑफन इनसफिशिएंट एंड इनडायरेक्ट इंडिकेटर सच एज एफएटीएफ लिस्टिंग और नॉन टेररिस्ट लोकेशन आर मोर यूजफुल। यस, ये करेक्ट है, क्योंकि डेटा इनसफिशिएंट होता है, हमें हमारे पास कंप्लीटली अवेलेबल नहीं है। एंड देन इट इज ओनली मेजर इनकरेक्ट कंट्री विद लो रिस्क, लो टेररिज्म एक्टिविटी आर ऑलवेज कंसिडर्ड लो रिस्क, ये भी गलत है। तो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। फिर क्वेश्चन 17 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेन पर्पज ऑफ एफएटीएफ कैटेगराइजेशन ऑफ कंट्रीज इनटू हाई रिस्क एंड इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग ग्रुप। मेन पर्पस क्या है, कि आपको पता चल सके कि कौन सी कंट्री के साथ डील करते वक्त आपको ध्यान रखना है। ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट कंट्री के साथ आपको थोड़ी सी ड्यू डिलिजेंस हाई रखनी होगी, बट अगर आप बाकी कंट्री के साथ डील करो तो आप अपने नॉर्मल मेजर्स जो है वो लगा के चल सकते हो, राइट। तो वही, टू इन्फॉर्म बैंक एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अबाउट व्हाट, अबाउट द नेसेसरी ड्यू डिलिजेंस फॉर ट्रांजेक्शन विद these countries. Then question 18. Which of the following does not constitute a key risk factor for money laundering or terrorist financing in a country? एक कंट्री के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग का की रिस्क फैक्टर कौन सा नहीं है? तो जुरिस्डिक्शन अंडर यूएन सैंक्शन, दिस इज अ फैक्टर। अगर एक कंट्री यूएन के सैंक्शन में है, मतलब वहां पे रिस्क हाई है। देन कंट्री विद इनफेक्टिव और वीक एएमएल रजीम, तो ये भी एक फैक्टर है वहां पे रिस्क का। कंट्री विद हाई जीडीपी ग्रोथ रेट, जीडीपी ग्रोथ रेट इज नॉट रेलेवेंट, ठीक है। तो ऑप्शन सी, दिस इज नॉट अ की रिस्क फैक्टर। देन आते क्वेश्चन 19 पे, विच कंट्री इज मोस्ट लाइकली टू बी क्लासिफाइड अंडर एफएटीएफ ग्रे लिस्ट। तो हमें बताना है कि एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट के अंदर क्लासिफाई होने वाली कौन सी कंट्री है। देखो, ईरान और नॉर्थ कोरिया जो है, ये तो आकी आपकी ब्लैक लिस्ट कंट्री, राइट। यूनाइटेड स्टेट किसी भी लिस्ट के ऊपर नहीं है, राइट। और बचा अल्बेनिया, अल्बेनिया जो है ग्रे लिस्ट कंट्री है हमारी, जो कि एक्टिवली वर्क कर रही है ऑन इम्प्रूविंग देयर एएमएल रजीम। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। देन आता है क्वेश्चन 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग यूनाइटेड स्टेट सैंक्शन प्रोग्राम। तो यूनाइटेड स्टेट जो सैंक्शन प्रोग्राम लगाता है उसके बारे में हमें बताना है। ऑल ट्रांजेक्शन विद नॉर्थ कोरिया आर इंटायरली प्रोहिबिटेड अंडर यूएस सैंक्शन। नहीं, ये नॉर्थ कोरिया वाला किसमें था, एफएटीएफ में था। यूएसए में हमने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा। यूएस सैंक्शन प्रोग्राम ओनली टारगेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, नो। सैंक्शन प्रोग्राम में हमने क्या देखा था, 3 लेवल पे होता है। कंट्री फुल, जिसको कॉम्प्रिहेंसिव बोलते हैं, फिर आता है सेक्टोरल, जिसमें हम सेक्टर को करते हैं, एंड देन सर्टेन इंडिविजुअल या एंटिटी के ऊपर आता है। देन इट ओनली अप्लाई टू कंट्री इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग। तो सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग नहीं, और भी चीजें, टेररिज्म फाइनेंसिंग और भी फाइनेंशियल क्राइम्स जो होते हैं वो देखते हैं। तो ऑप्शन डी, नॉन कॉम्प्रिहेंसिव सैंक्शन टारगेट स्पेसिफिक इंडिविजुअल और एंटिटी रादर देन एंटायर कंट्री। तो दिस इज करेक्ट। तो दिस ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन 21 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज सब्जेक्ट टू कॉम्प्रिहेंसिव सैंक्शन अंडर यूनाइटेड स्टेट रेगुलेशन। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सी कंट्री है जिसके ऊपर कॉम्प्रिहेंसिव सैंक्शन लगा हुआ है। तो दैट कंट्री इज योर नॉर्थ कोरिया, ठीक है। मतलब इसके साथ सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं, ऑल ट्रांजैक्शन, किसी भी तरह की ट्रांजैक्शन आप नहीं कर सकते हो नॉर्थ कोरिया के साथ यूनाइटेड स्टेट के अंदर। अगर आपको करनी है तो आपको
स्पेशल ऑथराइजेशंस लेनी होगी, ओनली देन यू कैन डील विद दिस कंट्री। Question 22. Which of the following statement about FATF's approach to managing money laundering and terrorism financing risk is correct? तो FATF की अप्रोच बतानी है कि मनी लॉन्ड्रिंग के रिस्क को कैसे मैनेज करना है। FATF's review process is based solely on countries' compliance with the financial regulation? नहीं। FATF की रिव्यू अप्रोच कैसी होती है, सबसे पहले वो देखते हैं कि रिकमेंडेशन को आपने कितने अच्छे से फॉलो करा हमारी। फिर उन्होंने कुछ इमीडिएट आउटकम्स बनाए हुए हैं। इमीडिएट आउटकम कितने थे? 11 इमीडिएट आउटकम थे, जिसके अंदर 6 क्या थे? हमारे बिग 6 थे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ये इमीडिएट आउटकम की क्या मेजर करते हैं? वो इफेक्टिवनेस, प्लस देखते हैं कि जो FATF ने रिकमेंडेशन दिया वो आप कितनी फॉलो कर रहे हो, ठीक है। तो वही FATF क्या करता है? इवेल्युएट करता है कंट्री को बेस्ड ऑन टेक्निकल कंप्लायंस एंड इफेक्टिवनेस इन कम्बैटिंग मनी लॉन्ड्रिंग। ऑप्शन डी इज करेक्ट। Question 23. Which of the following country is a major source of international money laundering due to its poor regulatory framework? तो ये कौन सी कंट्री है? दिस इज नॉर्थ कोरिया, बिकॉज उसमें इतनी ज़्यादा डेफिशिएंसीज हैं दैट FATF ने इसको क्या कर दिया? ब्लैक लिस्ट में डिक्लेयर कर दिया। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। फिर आता है क्वेश्चन 24. विच ऑफ द फॉलोइंग सैंक्शन प्रोग्राम स्पेसिफिकली अप्लाइज टू सर्टेन सेक्टर लाइक डिफेंस एंड एनर्जी? तो ऐसा कौन सा सैंक्शन प्रोग्राम था और ये कौन सी कंट्री के अंदर था? सबसे पहले ऐसे वाले लगते हैं यूनाइटेड स्टेट के अंदर। और कौन सा प्रोग्राम कहते हैं इसको? सेक्टोरल सैंक्शन प्रोग्राम, राइट। तो आपका ऑप्शन करेक्ट हो गया बी। Question 25. Which of the following best describe the role of FATF's mutual evaluation process? Mutual evaluation क्या था कि कंट्रीज भी एक दूसरे का FATF का रिजीम इवेल्युएट करती हैं, राइट। तो इसके बारे में हमें बताना है कौन से बेस्ट डिस्क्राइब करता है उसके मीनिंग को। ऑप्शन ए, इट प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर कंट्रीज टू सबमिट एनुअल प्रोग्रेस रिपोर्ट। ऑप्शन बी, इट it help assess a country's effectiveness in implementing AML. Option C, it assign penalties to country found non-compliant. और option D, it focus only on economic impact. तो क्या करेक्ट सबसे इम्पोर्टेंट मीनिंग हमें लग रहा है? ऑप्शन बी, कि एक दूसरे की हम क्या करते हैं? इफेक्टिवनेस को इवेल्युएट करते हैं कंट्री की, राइट। Then question number 26. Which statement is true regarding sanction imposed by European Union? तो यूरोपियन यूनियन ने जो सैंक्शन लगाया है उसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ये हमें बताना है। सो ऑप्शन देखते हैं। यूएस सैंक्शन डू नॉट इंक्लूड एनी ट्रेड रिस्ट्रिक्शन। नहीं, ट्रेड रिस्ट्रिक्शन भी होते हैं, आर्म्स एम्बार्गो भी होते हैं, बट इट इज नॉट लिमिटेड टू आर्म्स एम्बार्गो ओनली। तो ये दोनों ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गए। फिर आता है इट इंक्लूड ट्रेड रिस्ट्रिक्शन, ट्रैवल बैन एंड आर्म्स एम्बार्गो, दैट इज करेक्ट। तो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। देन आते हैं क्वेश्चन 27 के ऊपर। क्वेश्चन 27 क्या बोलता है कि which of the following best describe the risk assessment approach for country involved in money laundering and terrorism financing? रिस्क असेसमेंट अप्रोच लेके हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं कौन सी कंट्री के अंदर हमें ड्यू डिलिजेंस हाई लगानी है, कहाँ पे हमें ड्यू डिलिजेंस नॉर्मल लगानी है, राइट। तो उस रिस्क असेसमेंट करते वक्त कैसे देखेंगे? तो इट इज़ बेस्ड सॉनली ऑन द वॉल्यूम ऑफ मनी इन्वॉल्व इन इलीगल एक्टिविटी। सिर्फ वॉल्यूम देख के नहीं होगा ना, हमें ये भी देखना है कि उनके लॉज एंड रेगुलेशन कैसे हैं, वो कंट्रीज कितनी रेडी है अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, ये चीज़ें भी देखते हैं। देन इट इन्वॉल्व अ मिक्सचर ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इंडिकेटर लाइक FATF लिस्टिंग एंड नॉन टेररिस्ट लोकेशन। तो ये एकदम करेक्ट है कि रिस्क असेसमेंट करते वक्त हम ये सबसे पहले देखते हैं कि क्या ये कंट्री किसी की सैंक्शन लिस्ट में तो नहीं है, या ये कहीं किसी टेररिस्ट लोकेशन, कोई एकदम फेमस टेररिस्ट लोकेशन तो नहीं है ये। तो ऑप्शन बी आपका हो गया करेक्ट आंसर। देन आते हैं क्वेश्चन 28 के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट FATF's क्लासिफिकेशन ऑफ कंट्री रिस्क कंट्रीज बेस्ड ऑन रिस्क इज नॉट ट्रू? तो ऑप्शन ए, FATF's risk categorization help tailor due diligence and monitoring measures for each country. ये तो करेक्ट है, ठीक है। हाई रिस्क कंट्रीज आर एग्जम्प्ट फ्रॉम एनी काउंटर मेजर अंडर FATF गाइडलाइन, दिस इज इनकरेक्ट। जो हाई रिस्क कंट्रीज हैं वहाँ पे आपको क्या करना है? वहाँ पे आपको इनहेंस ड्यू डिलिजेंस करनी है और आपको काउंटर मेजर्स भी लेने हैं। तो ऑप्शन बी इज इन मतलब नॉट ट्रू अबाउट रिस्क बेस्ड कैटेगराइजेशन।
देन आता है क्वेश्चन 29। क्वेश्चन 29 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब रोल ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल सैंक्शन। तो यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल सैंक्शन के बारे में हमें बताना है। दे solely focus on restricting international trade in sanctioned country. Incorrect. Then they are legally binding measures that can include arms embargo, travel ban and asset freeze to maintain or restore international peace. Option B is correct कि यूनाइटेड नेशन के सैंक्शन का ये मतलब होता है। Then question 30. Which of the following is a critical factor in FATF's evaluation of a country's anti-money laundering framework? कौन सा मेन फैक्टर है जब एक कंट्री की इवेल्युएशन कर रहा है एफएटीएफ उस वक्त? तो सबसे पहले नंबर ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट? The effectiveness of a country's AML implementation. Yes, this is an important factor. Countries participation in international trade agreement भी important factor नहीं है. And number of non-terrorist incident in the country. तो non-terrorist incident मनी लॉन्ड्रिंग के फ्रेमवर्क को नहीं बताता, ये टेररिस्ट फाइनेंसिंग से रिलेटेड होता है और ये मेनली एफएटीएफ इस चीज़ को इतना फोकस नहीं करता। वो क्या करता है, फोकस ऑन एएमएल और सीएफटी इम्प्लीमेंटेशन की इफेक्टिवनेस देख के आपको रिव्यू करता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो इसके साथ हमारे सारे क्वेश्चन हमने इंपॉर्टेंट देख लिया है रिलेटेड टू चैप्टर नंबर 9। एंड आई होप कि आपको क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं और क्वेश्चन करते वक्त आप अपने टॉपिक्स को अच्छे से रिकॉल कर पाए हो। और ऐसे अगर आप कोर्स को अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप ये कोर्स बाय कर सकते हैं। एंड अभी आप अगर कूपन कोड यूज़ करेंगे विंटर तो आपको 82% ऑफ पे ये कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। तो आप जल्दी से इस चीज़ का बेनिफिट ले सकते हैं। एंड we will keep learning together and I'll see you in other lectures. Bye bye.